नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल में, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके और उनका सही उपयोग कर सके। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और पोश कानून। पोश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। यह कानून सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। आज के दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तब यह जरूरी है कि उन्हें कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा मिले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यौन उत्पीड़न क्या होता है, यह कैसे होता है, क्या यह सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, क्या कपड़ों या जीवन शैली से इसका कोई संबंध है, और अगर आप पीड़ित हैं तो क्या कदम उठाने चाहिए। हम आपको देंगे सच्चे उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पोश की प्रक्रिया की पूरी जानकारी और यह भी बताएंगे कि कैसे आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप कानून को समझें, उसका सही उपयोग करें और दूसरों को भी जागरूक करें। हम यह भी समझेंगे कि सहमति का क्या मतलब होता है और क्या दोस्ती या साथ घूमना यौन संबंध की अनुमति माना जा सकता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या आज की लड़कियों के कपड़े उत्पीड़न का कारण है या ये सिर्फ एक मानसिकता की समस्या है। हम पोश कानून के तहत विभिन्न परिदृश्यों को समझेंगे, केस स्टडी देखेंगे और ये जानेंगे कि शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पीड़ित हैं तो क्या करें, किससे संपर्क करें और कैसे न्याय प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पोश कानून की गहराई से समझ और जानते हैं कि यह कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। पोश कानून क्या है? पोश कानून यानी द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष कानून है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून का उद्देश्य है कि हर महिला को कार्यस्थल पर सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण मिले, जहां वह बिना डर के काम कर सके। पोश कानून के तहत हर संस्था को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी यानी ICC बनानी होती है, जो शिकायतों की निष्पक्ष जांच करती है। सेक्शन 2(n) में यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, जिसमें शारीरिक, मौखिक और मानसिक उत्पीड़न शामिल है। सेक्शन 3 में बताया गया है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कैसे रोका जाए। यह कानून सभी निजी, सरकारी, शैक्षणिक और गैर सरकारी संस्थानों पर लागू होता है, चाहे वह ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई NGO। हर जगह पोश कानून लागू होता है। यह कानून महिलाओं को यह अधिकार देता है कि अगर उन्हें कार्यस्थल पर असहज महसूस हो तो वे शिकायत दर्ज कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। पोश कानून महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे अकेली नहीं हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। यौन उत्पीड़न का मतलब। यौन उत्पीड़न का मतलब सिर्फ शारीरिक छेड़छाड़ नहीं होता, बल्कि इसमें कई प्रकार के अनुचित व्यवहार शामिल होते हैं, जैसे किसी महिला को घूरना, अश्लील टिप्पणियां करना, अश्लील मजाक उड़ाना, बिना अनुमति के फोटो लेना, अश्लील मैसेज भेजना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे छूने की कोशिश करना। पोश एक्ट के सेक्शन 2(n) में इन सभी व्यवहारों को यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा गया है। यह उत्पीड़न मौखिक, शारीरिक और मानसिक तीनों रूपों में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी और पोश कानून की नींव रखी थी। यह कानून यह भी मानता है कि उत्पीड़न का प्रभाव केवल पीड़िता पर नहीं, बल्कि पूरे कार्यस्थल के माहौल पर पड़ता है। अगर कोई महिला कार्यस्थल पर असहज महसूस करती है तो वह पोश के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है। यह कानून उसे न्याय दिलाने का अधिकार देता है और संस्था को यह जिम्मेदारी देता है कि वह शिकायत की निष्पक्ष जांच करे। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। उत्पीड़न कैसे होता है? उत्पीड़न कई तरीकों से हो सकता है और यह हमेशा स्पष्ट रूप में सामने नहीं आता।
कई बार ये धीरे धीरे शुरू होता है, जैसे देर रात मीटिंग का दबाव बनाना, आउटस्टेशन ट्रिप में अकेले बुलाना, सोशल मीडिया पर पीछा करना, बॉस द्वारा निजी मांगे रखना या प्रमोशन के बदले संबंध की मांग करना। ये सभी व्यवहार पोष कानून के तहत उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। सेक्शन 9 के तहत पीड़िता को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है और संस्था को उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच करनी होती है। गौरव जैन वी HLFPT केस में ऐसे ही उत्पीड़न की बात सामने आई थी, जहां पीड़िता को मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान किया गया था। कार्यस्थल पर हर महिला को यह जानना जरूरी है कि उत्पीड़न सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पोष कानून इस बात को मान्यता देता है कि उत्पीड़न का कोई एक रूप नहीं होता, ये कई तरीकों से सामने आ सकता है और हर रूप गंभीर होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्या सिर्फ महिलाएं पीड़ित होती हैं? पोष कानून मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन उत्पीड़न का शिकार पुरुष और LGBTQ+ समुदाय भी हो सकते हैं। हालांकि पोष एक्ट सेक्शन 2 में महिला की परिभाषा दी गई है, जिससे यह कानून महिला केंद्रित बनता है, लेकिन अन्य कानून जैसे IPC या AT एक्ट पुरुषों और अन्य पहचान वाले व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रमति बरुआ वी रंजीत बर्थाकुर केस में यह स्पष्ट हुआ कि उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या कोई अन्य पहचान। कार्यस्थल पर सभी को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार सबको होना चाहिए। हालांकि पोष कानून महिला केंद्रित है, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें एक ऐसा कानून नहीं चाहिए जो सभी के लिए समान सुरक्षा प्रदान करे। समाज को यह समझना होगा कि उत्पीड़न एक लैंगिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक समस्या है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर आप महिला हैं और कार्यस्थल पर असहज महसूस कर रही हैं, तो सबसे पहले पोष कानून की प्रक्रिया को समझें। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी से संपर्क करें, सबूत इकट्ठा करें, जैसे मैसेज, ईमेल या रिकॉर्डिंग। देर रात अकेले न रहें, हेल्पलाइन नंबर सेव रखें और सहकर्मियों से बात करें। सेक्शन 4 के तहत हर संस्था को ICC बनाना अनिवार्य है। यह समिति आपकी शिकायत की निष्पक्ष जांच करती है। शिकायत लिखित में दें और समय पर दें, क्योंकि पोष कानून में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा होती है। अगर ICC निष्पक्ष जांच नहीं करती, तो आप जिला अधिकारी या लोकल कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जानना और उनका प्रयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। चुप रहना समाधान नहीं है, आवाज उठाना जरूरी है। अगर आप जागरूक हैं, तो आप न सिर्फ खुद को सुरक्षित रख सकती हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्या कपड़ों से उत्पीड़न होता है? अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या महिलाओं के कपड़े यौन उत्पीड़न का कारण बनते हैं। समाज में कई बार यह धारणा बनाई जाती है कि अगर कोई महिला आधुनिक या खुले कपड़े पहनती है, तो वह खुद ही उत्पीड़न को न्योता दे रही है। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। पोष कानून में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि महिला के पहनावे से उत्पीड़न को सही ठहराया जा सकता है। शांता कुमार वी CSR केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी की मानसिकता ही उत्पीड़न का कारण होती है, न कि महिला के कपड़े। फैशन और पहनावा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का हिस्सा है। किसी के कपड़ों को आधार बनाकर उसके चरित्र पर सवाल उठाना न केवल अनुचित है, बल्कि यह उत्पीड़न की मानसिकता को बढ़ावा देता है। पोष कानून इस बात को मान्यता देता है कि उत्पीड़न का कोई बाहरी कारण नहीं होता, यह एक व्यक्ति की सोच और व्यवहार से जुड़ा होता है। इसलिए महिलाओं को उनके पहनावे के लिए दोषी ठहराना एक सामाजिक अन्याय है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। मेट्रो शहरों की जीवन शैली। मेट्रो शहरों में जीवन शैली तेज, व्यस्त और आधुनिक होती है। यहाँ महिलाएं देर रात तक काम करती हैं, मीटिंग्स में जाती हैं, कैब से सफर करती हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। इस माहौल में मेलजोल ज्यादा होता है और प्रोफेशनल सीमाएं कभी कभी धुंधली हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं असुरक्षित हैं या उत्पीड़न को सहन करें। पोष कानून सभी शहरों में समान रूप से लागू होता है, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो या बेंगलुरु।
कार्यस्थल की संस्कृति चाहे जितनी भी आधुनिक हो, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। आईसीसी की भूमिका मेट्रो शहरों में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ कार्यस्थल विविध होते हैं और उत्पीड़न के मामले ज्यादा सामने आते हैं। संस्थाओं को चाहिए कि वे पोष की जानकारी दें, ट्रेनिंग आयोजित करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां महिलाएं खुलकर अपनी बात कह सकें। तेज जीवन शैली के बीच अगर सुरक्षा की भावना न हो तो विकास अधूरा है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। सहमति का मतलब क्या है? सहमति यानी किसी भी कार्य के लिए स्पष्ट, स्वैच्छिक और बिना दबाव के दी गई अनुमति। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूमती है, बात करती है या दोस्ती करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने यौन संबंध की सहमति दे दी है। सहमति मौखिक या लिखित हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि वह बिना किसी दबाव के दी गई हो। पोष कानून इस बात को मान्यता देता है कि सहमति के बिना कोई भी यौन व्यवहार उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। सेक्शन 3(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि जबरन संबंध बनाना या किसी को मजबूर करना कानूनन अपराध है। गौरव जैन वी HLFPT केस में सहमति की व्याख्या की गई थी, जहां यह साबित हुआ कि दोस्ती या साथ घूमना यौन संबंध की अनुमति नहीं मानी जा सकती। सहमति को समझना और उसका सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर सहमति नहीं है तो कोई भी यौन व्यवहार उत्पीड़न माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्या सेक्स पोष में शामिल है? पोष कानून में सेक्स तभी शामिल होता है जब वह बिना सहमति के हो। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को यौन संबंध के लिए मजबूर करता है तो वह पोष के तहत उत्पीड़न माना जाएगा। सेक्शन 2(n) में शारीरिक, मौखिक और मानसिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, जिसमें जबरन यौन संबंध भी शामिल है। KP अनिल राजगोपाल वी केरला केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर संबंध संवेदनशील मुद्दा है और ICC को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगर कोई महिला सहमति से संबंध बनाती है तो वह पोष के दायरे में नहीं आता, लेकिन अगर वह दबाव में या डर के कारण ऐसा करती है तो वह उत्पीड़न माना जाएगा। पोष कानून इस बात को समझता है कि सेक्स एक निजी विषय है, लेकिन कार्यस्थल पर अगर ये जबरन या अनुचित तरीके से होता है तो ये गंभीर अपराध है। इसलिए सेक्स का मुद्दा पोष में तभी आता है जब वह पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध हो। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। उत्पीड़न के अलग अलग परिदृश्य। पोष कानून उत्पीड़न के कई रूपों को मान्यता देता है। यह सिर्फ बॉस द्वारा अनुचित व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि सहकर्मियों, क्लाइंट्स या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया उत्पीड़न इसमें शामिल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे अश्लील चैट या ईमेल, ऑफिस ट्रिप में अकेले बुलाना, प्रमोशन के बदले संबंध की मांग या बार बार निजी सवाल पूछना। पुणे म्युनिसिपल कोर्ट वी हरकचंद केस में ऐसे ही परिदृश्य सामने आए थे, जहां उत्पीड़न स्पष्ट नहीं था लेकिन लगातार व्यवहार से महिला असहज हो रही थी। पोष कानून यह समझता है कि उत्पीड़न का हर मामला अलग होता है और उसकी जांच भी उसी अनुसार होनी चाहिए। सेक्शन 11 में जांच की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें ICC को निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखनी होती है। हर परिदृश्य में पीड़िता की भावनाओं और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। पोष के प्रमुख केस कानून। पोष कानून को समझने के लिए कुछ प्रमुख केस कानूनों को जानना जरूरी है। सबसे पहला है विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसने इस कानून की नींव रखी और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को संवैधानिक अधिकार माना। इसके बाद गौरव जैन वी HLFPT केस आया, जिसमें सहमति और उत्पीड़न की सीमाओं को स्पष्ट किया गया। शांता कुमार वी CSR केस में कोर्ट ने यह कहा कि कपड़ों को उत्पीड़न का कारण नहीं माना जा सकता। KP अनिल राजगोपाल वी केरला केस में कार्यस्थल पर संबंधों की संवेदनशीलता को समझाया गया। पुणे म्युनिसिपल कोर्ट वी हरकचंद केस में उत्पीड़न के सूक्ष्म रूपों को पहचाना गया। इन सभी केसों ने पोष कानून को मजबूत किया और इसकी व्याख्या को स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले इस कानून को दिशा देते हैं और संस्थाओं को यह सिखाते हैं कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। लड़कियां क्यों पहनती हैं ऐसे कपड़े? ये सवाल अक्सर उठता है कि आज की लड़कियां खुले या आधुनिक कपड़े क्यों पहनती हैं।
क्या ये किसी को आमंत्रण देने के लिए है या ये सिर्फ एक सामान्य फैशन है? इसका जवाब है, यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद है। फैशन व्यक्ति की अभिव्यक्ति है और उसे किसी भी तरह से उत्पीड़न से जोड़ना गलत है। शांता कुमार VCASIR केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कपड़े उत्पीड़न का कारण नहीं होते। महिलाएं जो पहनती है वह उनकी स्वतंत्रता है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। यह सोच कि खुले कपड़े पहनने वाली महिलाएं चरित्रहीन होती है, एक पुरानी और गलत मानसिकता है। पोश कानून इस सोच को खारिज करता है और कहता है कि उत्पीड़न का कारण कपड़े नहीं, बल्कि दोषी की मानसिकता होती है। समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं की स्वतंत्रता को सम्मान देना ही असली प्रगति है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्या करें अगर उत्पीड़न हो? अगर आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, तो सबसे पहला कदम है डरना नहीं। पोश कानून आपके साथ है और आपको पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले उस घटना को गंभीरता से लें और उसे नजरअंदाज न करें। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC से संपर्क करें, जो हर संस्था में पोश कानून के तहत अनिवार्य रूप से गठित की जाती है। अपनी शिकायत लिखित रूप में दें और उसमें घटना की पूरी जानकारी, तारीख, समय, स्थान और संबंधित व्यक्ति का नाम जरूर शामिल करें। अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे मैसेज, ईमेल, रिकॉर्डिंग या गवाह, तो उन्हें भी संलग्न करें। पोश कानून के तहत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा होती है, इसलिए देर न करें। अगर आपकी संस्था ICC नहीं बनाती या शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती, तो आप जिला अधिकारी या लोकल कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 तक शिकायत की प्रक्रिया, जांच और सजा का पूरा विवरण दिया गया है। जांच के दौरान गोपनीयता बनाए रखना संस्था की जिम्मेदारी होती है। अगर दोषी पाया जाता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई, मुआवजा या नौकरी से निकाला भी जा सकता है। आपको मानसिक, भावनात्मक और कानूनी समर्थन मिलना चाहिए, इसलिए अपने सहकर्मियों, परिवार और दोस्तों से बात करें। पोश कानून सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सहारा है उन महिलाओं के लिए जो कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा चाहती हैं। याद रखें, आवाज उठाना न सिर्फ आपके लिए जरूरी है, बल्कि ये दूसरों को भी प्रेरित करता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। आउट्रो, लॉ मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है, यह कैसे होता है, किन कानूनी धाराओं के तहत इसकी रोकथाम और कार्रवाई की जाती है, और अगर कोई महिला पीड़ित होती है तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए। हमने पोश कानून की गहराई से समझ की, इसके प्रमुख केस कानूनों को जाना और यह भी देखा कि समाज में कपड़ों, जीवन शैली और सहमति को लेकर क्या गलतफहमियां हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको सशक्त बनाना था, ताकि आप अपने अधिकारों को जानें, उनका प्रयोग करें और दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक शेयर किसी को न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। हम आगे भी ऐसे ही विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे, जो कानून को आम जनता तक पहुंचाने का काम करें। आपसे अनुरोध है कि कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और कानून को अपना साथी बनाएं। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।